आज हम देखेंगे डीपीएसपी पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और 2-3 क्वेश्चन जो फंडामेंटल ड्यूटी पे पूछे गए प्रीवियसली वो देखेंगे। ठीक है, पी बाई क्यू करने से हमें ये पता चलता है कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, सेम कंसेप्ट रिपीट होता है और आपके कंसेप्ट स्ट्रांग बनते हैं। ठीक है, कंसेप्चुअल क्लियरिटी होती है, अदरवाइज बंदे को लगता है मुझे सारा कुछ आता है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, वो था कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। The directive principle constitute limitation upon legislative function, executive function। ठीक है, ये दो चीजें दी हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल किस चीज को रोकते हैं, लेजिस्लेटिव फंक्शन को रोकते हैं या एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को रोकते हैं। आपने बताना इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, ये यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या होगा करेक्ट आंसर? सिंपल सी चीज है, बस लैंग्वेज उसने ट्विस्ट की। आपको अपने दिमाग में यही रखना है कि डीपीएसपी का नेचर क्या है। ठीक है, वो क्या जस्टिसेबल है कि नॉन जस्टिसेबल है, क्या है वो? अगर कोई चीज नॉन जस्टिसेबल है तो वो क्या लिमिट लगा सकती है? तो बस इतना सा कंसेप्ट ही था। ठीक है, अब यूपीएससी ने उसी को देखो ट्विस्ट करके पूछिए लेजिस्लेटिव फंक्शन पे रोक लगाएगा कि एग्जीक्यूटिव पे। अगर वो जस्टिसेबल ही नहीं है, ना वो लेजिस्लेचर पे कोई लिमिट लगा सकता है ना ही एग्जीक्यूटिव पे, तो इसका जस्टिसेबल नेचर होता तो फिर ही लिमिट लगती ना, फिर ही आप सुप्रीम कोर्ट में जाते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये भी गलत, ना ही लेजिस्लेचर ना ही एग्जीक्यूटिव। तो आंसर क्या हो जाएगा? ना इधर वन ना टू। ठीक है, कंसेप्ट वही था, आपको पता था कि नॉन जस्टिसेबल है, फिर भी आपसे क्वेश्चन नहीं बना। ठीक है, क्यों नहीं बना? कि आपने देखा ही नहीं कि उसको डिफरेंट फॉर्म में कैसे पूछा जा सकता है, बस उसने लैंग्वेज ट्विस्ट कर दी, उसने उस कंसेप्ट को और एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, उसकी एप्लीकेशन पूछ ली है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट दी गई है पार्ट 4 से। पार्ट 4 वही डीपीएसपी बोला, डीपीएसपी शैल बी एनफोर्स्ड बाय कोर्ट। अभी ऊपर ही हमने देख लिया डीपीएसपी कैसे है, नॉन जस्टिसेबल। ये तो भाई नॉन जस्टिसेबल है, तो बोल रहा है कोर्ट के द्वारा क्या कर जाएगा, एनफोर्सेबल है, तो नॉन एनफोर्सेबल होना चाहिए था। ये तो क्या हो गई स्टेटमेंट गलत। दे शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, इधर क्या लिखा है? नॉट, तो ये भाई सही बात कह रहा है। ठीक है, अब कह रहा है द प्रिंसिपल लेड आउट इन पार्ट 4 वर्ड डीपीएसपी आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉ। तो मैंने आपको बताया था डीपीएसपी का मीनिंग क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, दीस आर इंस्ट्रक्शन टू द स्टेट व्हाइल मेकिंग द लॉ। ठीक है, जब आप लॉ बना रहे हो उस समय आपको किन चीजों का ध्यान रखना, वही तो डीपीएसपी, उसका मीनिंग ही पूछा है इसने। ये भी क्या हो गई स्टेटमेंट ट्रू, ऑटोमेटिकली आंसर 2 एंड 3, 1 इधर भी रहा इधर भी रहा, कैंसिल हो। समझ आ गया? क्वेश्चन वही है, कंसेप्ट वही है। ठीक है, उसको ही दिमाग में रखना है, बस उसी की वो फॉर्म चेंज कर रहा है, उसकी एप्लीकेशन बता रहा है, कभी लेजिस्लेचर कभी एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो हमें एक ही चीज ध्यान में रखनी है, ये तो नॉन जस्टिसेबल है। अगर नॉन जस्टिसेबल है तो क्या नहीं कर सकता, एनफोर्स ही नहीं होगा। अगर एनफोर्स ही नहीं होगा, देखो दोनों क्वेश्चन सेम पे आए हैं, सेम टॉपिक है। ठीक है, ये 2017 में आया, ये 2020 का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है। तो भाई पढ़ाई थोड़ी बदलेगी, 50 साल के बाद भी यही क्वेश्चन पूछेगा वो। ठीक है, डीपीएस भी तो चेंज होने नहीं, कंसेप्ट वही रहेगा। ठीक है, बस उसकी फॉर्म चेंज करता रहेगा वो पूछने का। ठीक है, जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा वो कभी गलती नहीं करेगा, जिसने ऐसे ही रट्टा मारा होगा वो गलत कर देगा। इसलिए बोलते हैं कंसेप्ट इज पावर। ठीक है, कंसेप्ट को ध्यान में रखना आपने, जो आपने पढ़ा है वो कंसेप्ट नहीं भूलना। कंसेप्ट रखोगे तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आएगा, अदरवाइज आप नेगेटिव मार्किंग कर दोगे पेपर में। कोई सोचेगा एग्जीक्यूटिव पे लिमिट होगी, कोई सोचेगा भाई उस पे होगी लेजिस्लेचर पे। तो जिस बंदे का भाई कंसेप्ट क्लियर है, जो है ही नॉन जस्टिसेबल, ना ही एग्जीक्यूटिव पे लगा सकता है ना ही लेजिस्लेचर पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी 2 स्टेटमेंट है दे रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, बोलता द प्रोविजंस spell out the socio-economic
डेमोक्रेसी इन द कंट्री, इन द कंट्री। कहता है डीपीएसपी क्या करते हैं, सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इंश्योर करते हैं। द प्रोविजंस contained in these principles are not enforceable by any court, are not enforceable by any court। अब ऑप्शन देगा कौन सा ट्रू है, फर्स्ट ओनली, बी टू ओनली, सी बोथ, डी नन। बताओ क्या आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन है। देखो इसने आंसर दे दिया है, बोथ होगा कह रहा है। 2015 जब मैंने आपको पढ़ाया था फंडामेंटल राइट कौन सी डेमोक्रेसी को इंश्योर करते हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, और डीपीएसपी सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। हमने जो भी चीजें पढ़ी तो उसमें सोशल और इकोनॉमिक वाली चीजें ही हैं, इनइक्वालिटी को दूर करो, ठीक है, सबके पास वेल्थ कंसंट्रेशन नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजें थी प्रोविजन। तो ये क्या करते हैं इंश्योर, सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो ये क्या है, नॉन एनफोर्सेबल। तो दोनों बातें सही, ठीक है। सारे क्वेश्चन देखना इसी से हो जाएंगे, बस अलग अलग साल में वही चीजें पूछ रहे हैं, ठीक है। कंपटीशन कुछ नहीं पड़ा है, ठीक है, बस कंसेप्ट वही है, ठीक है। What are the ideals of welfare state? Ideal of welfare state in the Indian Constitution. In the Indian Constitution is enshrined in A. Preamble, B. DP, SP, C. फंडामेंटल राइट, डी 7th शेड्यूल। बताओ क्या आंसर होगा। वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट कहाँ पे, कल ही पढ़ा था हमने। डीपीएसपी क्या कर रहे हैं, सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, वेलफेयर ही है, वेलफेयर की बात ही कर रहा है वो, ठीक है। ये भी 2015 का। देखो एक ही साल में 2 क्वेश्चन पूछ लिए उसने डीपीएसपी में, तो इसका आंसर क्या होगा, डीपीएसपी। वेलफेयर की बात किसमें, डीपीएसपी में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही रिपीट होगा। What are the purpose of including DPSP? The purpose of including DPSP in Constitution, in Indian Constitution, क्या पर्पस है इसका, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी किसका पर्पस था, दूसरा है सोशल डेमोक्रेसी, तीसरा है गांधीयन डेमोक्रेसी, अब आपको कंफ्यूज करेगा, ठीक है, सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। क्या आंसर होगा, ये 2002 में यूपीएससी ने पूछा है। पर्पस क्या है डीपीएसपी का, देखो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो आ गया भाई फंडामेंटल राइट का, तो ये गलत हो गया। अब ये तो हमने डिवीजन की थी, गांधीयन प्रिंसिपल, सोशल प्रिंसिपल, लिबरल प्रिंसिपल, उसने जानबूझ के वो भी आपको डाल दिया कि बच्चे ने पढ़ा होगा सोशल प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल, वो इसी को टिक लगाएगा। मेन जिसका कंसेप्ट है, जिसको पता है भाई इसका पर्पस ही क्या है, सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी और फंडामेंटल का पॉलिटिकल, ठीक है। जो इस बात को दिमाग में रख के जाएगा एग्जाम हॉल में वो आंसर सही करेगा, अदरवाइज बंदे ने जितना मर्जी पढ़ा होगा गलती कर दे, ठीक है। समझ आ गया, सबको समझ आ गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सेम वही कंसेप्ट अलग अलग तरीके से रिपीट हो रहा है। कुछ भी नया नहीं पूछा जा रहा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन which of the following are fundamental for governance ऑफ द कंट्री। अगर कंट्री की गवर्नेंस करनी है तो उसके लिए फंडामेंटल कौन सी चीज है? ये चीज आ गई फंडामेंटल राइट, बी आ गया फंडामेंटल ड्यूटीज, सी आ गया डीपीएसपी और डी आ गया फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। बताओ क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, 2013 का क्वेश्चन है, यूपीएससी 2013। फॉर्म चेंज कर रहा है, वही चीज है मैंने आपको बताया था। डीपीएसपी का क्या काम है? इसका काम ही इंस्ट्रक्शन देना, गवर्नेंस कैसे अच्छी से अच्छी गवर्नेंस मिले लोगों को, गुड गवर्नेंस कैसे मिले, ठीक है। लिमिटेड गवर्नेंस, जो भी लिमिटेड गवर्नमेंट हो, ठीक है, मैक्सिमम गवर्नेंस हो, वो सारी चीजें कहाँ से मिलती है? डीपीएसपी। उसका काम ही है वेलफेयर स्टेट। अभी आपने पीछे देखा डीपीएसपी का काम क्या है? वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट का मीनिंग क्या है? जिसमें अच्छी गवर्नेंस हो। अच्छी गवर्नेंस कब होगी? जब सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होगी, ठीक है। तो वही सारे कंसेप्ट उसी पे घूमने जा रहे हैं, ठीक है, समझाया? देखो एक ही चीज है, कंसेप्ट बार बार, कंसेप्ट सेम है, फॉर्म चेंज हो रही सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7, under the Indian Constitution, concentration of wealth। अब ये पर्टिकुलर वही पूछेगा, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हमने पढ़ा था, वायलेट्स, किस चीज को वायलेट कर रहा है? द राइट टू इक्वालिटी, बी पार्ट डीपीएसपी, सी पार्ट राइट टू फ्रीडम एंड डी पार्ट द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर। बताओ भाई, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो गया, 2021 में पूछा गया, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हमने कहाँ पे पढ़ा है? कौन सा आर्टिकल है? 39 पढ़ा होगा आपने। 39 का कौन सा है? बी वाला होगा, ठीक है। तो डीपीएसपी जो हमने पढ़े हैं बोल रहा है कि ये किस चीज को वायलेट करेगा? कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ होगा तो क्या? डायरेक्ट आंसर डीपीएसपी। राइट टू इक्वालिटी नहीं लगाना, इक्वालिटी किसके रिलेटेड है? विद रिस्पेक्ट टू लॉ है, किसी को प्रिविलेज नहीं मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग है। राइट टू फ्रीडम, ये भी फंडामेंटल राइट हो गया। द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर, अगर वो वेलफेयर जो स्टेट है, ठीक है, उसकी बात करता हूँ, कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर, ठीक है। सिर्फ इससे वेलफेयर जो है वो नहीं हो जाए, वो तो पूरे डीपीएसपी जो हो गए, ठीक है, अगर वही खत्म हो जाए, ठीक है, तब होता वो, ठीक है। अब इसमें कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ सिंपल किसी का पार्ट है? डीपीएसपी का पार्ट है। मेन डायरेक्ट चीज क्या आ गई? डीपीएसपी आ गया इसमें। अब एक और क्वेश्चन देख लो, 8th क्वेश्चन, 42nd Constitutional Amendment Act to the Constitution is notable because it gives 42nd Constitutional Amendment notable क्यों? notable का मीनिंग इम्पोर्टेंट क्यों है? because it gives primacy
टू फंडामेंटल राइट्स ओवर डीपीएसपी, बी प्राइमेसी टू डीपीएसपी ओवर फंडामेंटल राइट्स, सी स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफ J&K, स्पेशल ट्रीटमेंट टू J&K। स्पेशल ट्रीटमेंट J&K का कहाँ पे था? 370 वाला जो कैंसिल हो गया, ठीक है। स्पेशल ट्रीटमेंट टू सिक्किम, ठीक है। जब हमने 47 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पढ़ी थी, ठीक है, कल हम केस पढ़ रहे थे चंपाकम दोराजी केस, सेकंड कौन सा आया था? गोलकनाथ केस। उस केस में मैंने बताया था 24 और 25 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी, ठीक है, उससे पहले क्या आई थी, उसके बाद में क्या आया था? 42 अमेंडमेंट आई थी। कब? 1976 में, ठीक है। तो उसने क्या कहा था? उसमें प्राइमेसी किसको मिली थी? डीपीएसपी को। तब उसने कहा था कि पार्लियामेंट अमेंड ही नहीं कर सकती फंडामेंटल राइट को, जो वो, ठीक है। 42 आपने याद रखनी। 42 में क्या कहा था कि फंडामेंटल राइट आर सैक्रोसेंट, ठीक है, उसको छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, ठीक है, या पार्लियामेंट ओनली करती है उसमें। उस केस में ऐसा कहा गया था, ठीक है। और इस केस में जो 47 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी, उसमें क्या किया गया था? डीपीएसपी को प्राइमेसी दी गई थी, ठीक है। जो हमने फर्स्ट केस देखा था उसमें प्राइमेसी किसको मिली थी? फंडामेंटल राइट को। नेक्स्ट केस में डीपीएसपी को। फिर केशवानंद भारती केस हो जाता, ठीक है, उससे पहले हो गया था केशवानंद भारती, इससे पहले हो गया था, ठीक है। इसमें उसने डीपीएसपी को कैसे दी थी? 39 बी और सी क्या होंगे? आर्टिकल 14 और 19 से उसने बोला था ना क्या होंगे? सुप्रीम होंगे, ठीक है। आज प्रेजेंट में क्या है? प्रेजेंट में डीपी जो फंडामेंटल राइट है वो सुप्रीम है, किसे? डीपीएसपी से। ये 42 अमेंडमेंट थी, ठीक है। तो इंदिरा गांधी के टाइम पे थी, तो उन्होंने जानबूझ के दे दी थी, ठीक है, क्योंकि तब उन्होंने फंडामेंटल राइट को क्या करना शुरू कर दिया था, ठीक है, छीनना शुरू कर दिया था। इमरजेंसी वाली सिचुएशन थी, ठीक है। 49 कब हुई? 1976 में। इमरजेंसी कब है? 75 में। इन चीजों को लागू करने के लिए सुप्रीमेसी किसको दी गई? डीपीएसपी को, ठीक है। अब सेम देखना है, ऐसा ही क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा। ये क्वेश्चन 1989 में आया हुआ। क्वेश्चन है क्वेश्चन, which principle was added by 42nd Constitution Amendment Act? पहला है equal pay for equal work। आपको लिखवाए थे कौन सी, किससे मिले थे, ठीक है, फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। 42 से 44 से कौन सी चीजें ऐड हुई थी? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, सी पार्ट है राइट टू वर्क, एजुकेशन, right to work, education and public assistance। और डी पार्ट है securing living wages, securing living wages and humane condition of work to workers।
2017 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। क्या आंसर होगा? उस दिन आपको सारी लिखवाई गई थी कौन कौन सी चीज कहाँ से ऐड की गई थी, ठीक है। तो 42 से कौन सी ऐड हुई थी? कौन सा होगा? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। और बाकी भी याद रखनी है। 44 से कौन सी ऐड हुई, 86 से कौन सी हुई, एजुकेशन राइट वाला, ठीक है। तो हमें याद रखनी है। मोस्टली किससे ऐड की गई थी? मोस्टली 47 से, 44 से एक ही ऐड हुई थी, ठीक है। 86 से भी एक ही ऐड हुआ था, ठीक है। तो हमें याद होना चाहिए कि कौन सी चीज ऐड की गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब आपको बताना है इनमें से कौन सी चीजें डीपीएसपी में आती हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10। Which of the following are under DPSP? Enshrined under DPSP. Enshrined under DPSP. DPSP में कौन कौन सी चीज आती है वो आपको बताना है। फर्स्ट है सिक्योरिंग फॉर सिटीजन्स ऑफ इंडिया यूनिफॉर्म सिविल कोड। मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना। ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत, थर्ड है प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्रीज in rural areas. Fourth है securing for all the workers. Reasonable desire and cultural opportunities. अब क्वेश्चन अभी स्टार्ट होगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ऑफ अबव आर गांधीयन प्रिंसिपल। क्वेश्चन में आपको क्या बोलना है? विच आर दी गांधीयन प्रिंसिपल। ये बताओ इनमें से गांधीयन प्रिंसिपल कौन से हैं, ठीक है। और ऑप्शन अब आप बता दो कि इसमें से गांधीयन प्रिंसिपल कौन कौन से हैं। फर्स्ट सेकंड फोर्थ, ए पार्ट में है फर्स्ट सेकंड फोर्थ, बी पार्ट में सेकंड एंड थर्ड, सी पार्ट में वन थर्ड एंड फोर्थ, डी पार्ट में सारे। तो ये आंसर होगा 2012। आपको बताया थे कि जो गांधीयन फिलॉसफी, गांधी जी की फिलॉसफी क्या थी? ठीक है, तो विलेज को इम्पोर्टेंस देते थे, ठीक है। आत्मनिर्भर वाली बात करते हैं। फर्स्ट क्या, सिक्योरिंग फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये 44 आर्टिकल ए नहीं आएगा। ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत आर्टिकल 40, ये 44 था, तो ये तो आ जाएगा भाई। प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है, वर्कर के लिए देखो। सिक्योरिंग वेजेस वाला, ये डिजायर कल्चरल अपॉर्चुनिटी, ये थोड़े लिबरल हो गए। तो आंसर क्या हो गया? सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। डिस्टिंक्शन भी आपको पता चले कौन सा आर्टिकल किसके अंडर हमने लिखा हुआ, कौन सा डीपीएसपी किस फिलॉसफी के साथ मैचिंग कर रहा है। आ गया समझ? क्वेश्चन सारे इजी हैं। अगर आपको जो चीज़ पढ़ाई गई है, अगर आपने लेक्चर देखा है, ठीक है, नोट्स बनाए होंगे, मज़े से आपके सारे क्वेश्चन ठीक होंगे। और हर साल 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं डीपीएसपी से। सबसे इजी है डीपीएसपी में स्कोर करना, ठीक है। एक क्वेश्चन कंसेप्ट का आएगा, एक फैक्चुअल आएगा, ठीक है।
इससे आसान और क्या पूछे हो, ठीक है। तो क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन डीपीएसपी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डीपीएसपी, इसमें से कौन सा डीपीएसपी है बताना। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है, एंड फोर्स्ड लेबर। सेकंड है प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर मेडिकल पर्पस, except for medical purpose of intoxicating drinks, intoxicating drinks क्या आगे अल्कोहल टाइप के, ठीक है, एंड अदर ड्रग्स, एंड अदर ड्रग्स विच आर इंजurious टू हेल्थ, which are injurious to health। बताओ क्या आंसर होगा। सेकंड फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, सी में होगा बोथ, डी में नन। क्या आंसर है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2008 में क्वेश्चन पूछा गया। ऊपर वाला क्या है, ये तो भाई फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 23 24 वाले, ठीक है। तो एक्सप्लाइटेशन वाला आ गया गलत, सेकंड आंसर, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इतने इतने सिंपल क्वेश्चन भी पूछे हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल of DPSP deals with promotion of peace, promotion of international peace, कौन सा आर्टिकल होगा, 51 एंड सिक्योरिटी। तो ये आर्टिकल देखो, ए ऑप्शन ही है 51, बी 48 ए, 48 ए किससे रिलेटेड है, 43 ए, एग्रीकल्चर, 48 ए किससे, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट जी वो, ठीक है। तो 43 ए सभी याद होने चाहिए, ऐसे काम नहीं होगा। मैनेजमेंट, तो 41, 51 है, 41 ठीक है, 41 किससे रिलेटेड, आंसर क्या मेरिट दे लास्ट ये 51 वाला आर्टिकल, ठीक है। 51 ए में कौन से आ जाते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, सिंपल क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन बच गए हैं हमारे, 2-4 क्वेश्चन हो रहे हैं, वो भी देख लेंगे। आर्टिकल सारे याद होने चाहिए सीरियल वाइज, कि कौन से आर्टिकल में कौन सी डीपीएसपी है, और उनकी सेग्रीगेशन भी पता होना चाहिए, गांधीयन, सोशल, लिबरल, ठीक है, फिर ही क्वेश्चन सही होगा। क्या फायदा है इतनी मेहनत करने का, लास्ट में क्वेश्चन ही गलत हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन, अदर देन फंडामेंटल राइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग, ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया reflects
the principle provisions of the universal declaration ऑफ ह्यूमन राइट कब हुई थी? 1948। बोलता फंडामेंटल राइट को छोड़ के और कौन से पार्ट हैं जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ जो ह्यूमन राइट है उससे मैच करते? ये ऑप्शन आपके पास प्रेम्बल, बी ऑप्शन है डीपीएसपी, ठीक है, सी ऑप्शन है फंडामेंटल ड्यूटीज। अब ये बनेगा 1 एंड 2, इनमें से कौन सा ट्रू है? ओनली 1 एंड 2, बी ऑप्शन 2 ओनली, सी ऑप्शन 1 एंड 3 ओनली, डी ऑप्शन 1 2 एंड 3। ये उस साल बड़े लोगों ने गलत किया था क्वेश्चन, ठीक है, 2020 का क्वेश्चन। क्या होगा आंसर? सारे लोग दिमाग लगाओ। जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट की, वो तो पूरे इंटरनेशनल लेवल की होगी, उसके अंदर जो प्रिंसिपल होंगे क्या था वो किसके साथ मैच करते हैं? क्या हमारे प्रेम्बल के साथ मैच करते हैं? भाई ह्यूमन राइट में क्या ह्यूमन राइट वाली चीज़ें होंगी, ठीक है, कि ह्यूमन राइट में लिबर्टी चाहिए, जस्टिस चाहिए, जो भी है इकॉनमी, जो भी हमने पढ़ा हुआ सारी चीज़ें, ठीक है, तो सारी चीज़ें कहाँ पे है? सॉवरेंटी की बात, सारी चीज़ें मीन क्या है? ह्यूमन की नीड्स की बात। कॉन्स्टिट्यूशन भी क्यों बनाया गया? बनाया तो वेलफेयर है, किसके लिए? लोगों के वेलफेयर के लिए बनाया, ठीक है, तो प्रेम्बल में भी वो बात होगी, नेचुरल होगी। तो प्रेम्बल में भी द पीपल्स से स्टार्ट हो रहा है, तो इधर भी क्या है? ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन की बात है, सेम मैचिंग है। डीपीएसपी क्या है? वेलफेयर की बात करती है, सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करिए, तो ह्यूमन राइट भी तो यही चाहते होंगे, ठीक है। अब हमने वो चीज़ पढ़ा नहीं है उसमें क्या है, लेकिन मैचिंग तो वही होगा। ये दो का सबको पता था, अब तीसरे का सोच रहे हैं यार फंडामेंटल ड्यूटीज की बात होगी कि नहीं होगी? ह्यूमन राइट में क्या फंडामेंटल ड्यूटीज भी आएंगी कि नहीं आएंगी? तो इसका आंसर क्या होगा? फंडामेंटल ड्यूटीज भी आएंगी, क्योंकि ड्यूटीज में भी बड़ी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बैलेंस क्रिएट करती, ठीक है। अगर मैं अपनी ड्यूटी नहीं निभाऊंगा तो दूसरे का राइट क्या हो जाएगा? वायलेट हो जाएगा। तो ह्यूमन राइट है, अगर सारे ह्यूमंस अगर सेव करना चाहते हैं, एक ही बंदे का राइट थोड़ी देखना हमने, तो सारे अगर ड्यूटी परफॉर्म करेंगे तो एक बैलेंस बनकर रहेगा। तो इसलिए तभी मैक्सिमम लोगों ने आंसर गलत किया था, उन्होंने सोचा कि ड्यूटी तो मैचिंग नहीं हो सकती, ठीक है, इतना सोचना था। विदाउट ड्यूटी दूसरे का राइट क्या हो जाएगा? वायलेट हो जाएगा, ठीक है, इतना सा कंसेप्ट लगाना था। अभी कोई बुक में थोड़े मिलेगा आंसर, ये आपको वही 10 बार दिमाग लगाने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 14। Which of the following provision, which of the, ये सबसे टफ क्वेश्चन यही था, ठीक है, डीपीएसपी पे। Which of the following provisions of Constitution have a bearing on एजुकेशन? अब बोलेगा कि एजुकेशन पे किस चीज का इम्पैक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन दे रहा आपको डीपीएसपी, सेकंड बोलेगा रूरल एंड अर्बन बॉडी, थर्ड बोलेगा फिफ्थ शेड्यूल, फिफ्थ है, फोर्थ ऑप्शन है सिक्स शेड्यूल, फिफ्थ ऑप्शन है सेवंथ शेड्यूल। अब इसमें बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1 and 2 ओनली, बी 3 4 5 ओनली, सी 1 2 5 ओनली, डी 1 2 3 4 5। कौन सा होगा? 2012 का क्वेश्चन है भाई।
एजुकेशन, ये तो आपको भी पता होना चाहिए, आप भी एजुकेशन ले रहे हैं। एजुकेशन को इंडिया में कौन कौन सी चीज़ें इम्पैक्ट करती है? तो डीपीएसपी करती है, डीपीएसपी नहीं करती यार। 86 अमेंडमेंट क्या पड़ी थी, ठीक है, उससे क्या बच्चों को राइट दिया ना हमने, उसमें कहा कि वो बच्चे पढ़ेंगे, एजुकेशन की बात है। रूरल एंड अर्बन बॉडीज, पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज जो होती हैं उनको होता है ना कंट्रोल, तो कमेटी बनाई गई होती है, विलेज कमेटी होती है जो देखती है, ठीक है। आपके हाई स्टैंडर्ड स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में कमेटियाँ होती हैं, ठीक है, वो लोग देखते हैं। वो चीज़ होगी। 5th शेड्यूल इसके लिए, ठीक है। 5th शेड्यूल कौन सा है? सोशल ट्राइब, हाँ वही शेड्यूल ट्राइब वाला, ठीक है, उसमें भी है। 6th शेड्यूल में कौन सा आ गया? एटीएम मशीन, असम वही वाला, असम त्रिपुरा मेघालय वाला, ठीक है, मेघालय मिजोरम वाला 6th शेड्यूल, उसमें भी होगा। उसमें क्या ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई होती हैं, उनको राइट दिए गए होते हैं एजुकेशन वाले देखने के लिए। 7th शेड्यूल में क्या आ जाता है? लिस्टें आ जाती हैं, सेंटर लिस्ट, जूनियर लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। उसमें भी तो एजुकेशन तो डिवीजन एक सब्जेक्ट होगा ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये सारी चीज़ें ही कॉन्स्टिट्यूशन में किसके लिए डील करती हैं, ठीक है, एजुकेशन को डील करती हैं। इसीलिए मतलब कि वो क्या चेक कर रहा है कि आपकी नॉलेज कितनी वास्ट है। अब रट्टा मार के कोई किताब में डायरेक्टर लिखा होगा ऐसे, अगली बार और कोई चीज़ पूछ लेगा, भाई हेल्थ इसमें से किस किस को करती है, तो हेल्थ भाई किस में होगा? अब सेम क्वेश्चन है, इधर क्या लगा लो, हेल्थ आ गया, तो हेल्थ भी कौन देखेगा? डीपीएसपी। रूरल है, अर्बन बॉडीज भी आएंगी उसमें, उसमें 5th शेड्यूल से 7th वो भी आएंगे। क्वेश्चन वही, कंसेप्ट वही है। अब फॉर्म उसने डिफरेंट करके दे, बच्चे बोलेंगे पता नहीं कहाँ से आ रहा है, यूपीएससी पता नहीं कहाँ से पूछ रही, ठीक है, वो कहीं से नहीं पूछ रही। वही नॉर्मल चीज़ें, अगर आप अवेयर हो, ठीक है, आपको पता है कि चीज़ें क्या हो रही हैं, ठीक है, मज़े से कोई भी ले मैन बंदा भी इसका आंसर दे सकता है, ठीक है। तो चाहते नहीं है कि बंदा रट्टा मार के आए, वो चाहता है उसको कंसेप्ट का पता हो, उसको नॉलेज जो है वो उसको दिखे दुनिया में, कि अप्लाई करे, उसकी एप्लीकेशन ही पूछता है। जितने क्वेश्चन आपने देखे फैक्चुअल बड़े कम थे, सारे कंसेप्चुअल चीज़ें, ठीक है। या आप किसी भी बंदे को पूछोगे ना, उसको पता होगा, ठीक है, लेमैन बंदे को भी पता होगा भाई ये सारी चीज़ें किस किस के अंडर आती हैं। 2 क्वेश्चन रह गए। अब 3 स्टेटमेंट दे देगा, बोलता कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है फंडामेंटल राइट्स, सेकंड स्टेटमेंट में दिया हमें फंडामेंटल ड्यूटीज, थर्ड स्टेटमेंट है डीपीएसपी। क्वेश्चन बोला विच ऑफ द अबव, which of the above provisions of constitution fulfilled by national social assistance program, ठीक है, launched by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, launched by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, ठीक है। 1 ओनली, 3 ओनली, 1 and 3, D 1, 2 and 3, 2024 क्वेश्चन है। क्या आंसर होगा? तो बोलता फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी, इन सारी चीज़ों में से कौन सा प्रोविजन है जो गवर्नमेंट की जो लॉन्च हुई स्कीम नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम को देखता है, वो इसके अंडर हुआ है, ठीक है। तो गवर्नमेंट की स्कीम किसके अंडर आती है? मैंने आपको यही समझाया था, गवर्नमेंट जितनी भी स्कीम चलाती है वो किसके अंडर होती हैं, कहाँ से इन्फ्लुएंस होती है? डीपीएसपी। उसका काम ही है सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इंश्योर करना।
तो वो किससे होंगी? एक तो बंदा इस लॉजिक से आंसर पे पहुंच सकता था कि डीपीएसपी इसका आंसर होगा। दूसरा क्या है, अब उसमें डीपीएसपी जब आप पढ़ोगे उसमें लिखा है ना कि लीगल एड टू दी पुअर, तो वही तो है ये नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। असिस्टेंस की जा रही है, उनकी हेल्प की जा रही है। जब भी हेल्प वाली चीजें आएंगी किसमें आएगा? डीपीएसपी में आएगा। सिंपल सा बात, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने किया नहीं था तब भी, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लास्ट में 16 क्वेश्चन है। होता इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया which of the following correct, which of the following is correct relationship between rights and ड्यूटीज, ठीक है। ए ऑप्शन है राइट्स आर कोर रिलेटिव विथ ड्यूटीज। बी ऑप्शन है राइट्स आर पर्सनल एंड हैंस independent of society and duty. C option है rights not duties are important for the advancement of personality of citizens. और डी है ड्यूटीज नॉट राइट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर स्टेबिलिटी ऑफ स्टेट। क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? 2017 का क्वेश्चन है, अभी इसमें बड़ी कंफ्यूजन हुई थी लोगों को 2017 में क्वेश्चन। अब लास्ट ऑप्शन देखो, कह रहा है ड्यूटीज नॉट राइट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ स्टेट। स्टेट की स्टेबिलिटी के लिए कह रहा सिर्फ क्या होना चाहिए? सिर्फ राइट्स, ड्यूटीज, मतलब सिर्फ ड्यूटीज होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? राइट नहीं होना चाहिए। ये किसकी बात कर रहे हैं? ये तो भाई अथॉरिटेरियन स्टेट वाली बात हो गई, ठीक है, टोटलिटेरियन स्टेट, ठीक है, जैसे हिटलर ने किया था, ठीक है, नथिंग अबव द स्टेट, ये वो, ठीक है। मसलूनी और हिटलर ने जो चीज़ें पॉलिसी लाई थी, जो उसी की बात कर रहा है। सिर्फ किसकी बात कर रहा है? राइट कोई नहीं, आप देश के लिए मर जाओ, वो सिर्फ, ठीक है, राइट कोई नहीं दे रहा, तो ऐसा होगा, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। अब कह रहा है राइट्स नॉट ड्यूटीज, बोलता सिर्फ अधिकार, ठीक है, सिर्फ आपको तनख्वाह मिलेगी, काम कोई नहीं करना, ड्यूटी कोई नहीं, ठीक है, तो ऐसा होगा इम्पोर्टेंट फॉर द एडवांसमेंट। ड्यूटी से क्या आता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, स्टेबिलिटी आती है, ठीक है, एक्सपीरियंस मिलता है बंदे को। अब कहता है राइट आर पर्सनल हैंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी एंड ड्यूटीज। बोलता राइट पर्सनल है, राइट क्या पर्सनल है? इंडिपेंडेंट है ये सोसाइटी और ड्यूटी से। मैंने बोला आपका राइट क्या सिर्फ आपका ही राइट है? वो दूसरे का भी राइट है, ठीक है। आप दूसरे के राइट में टांग अड़ाओगे तो उसका क्या राइट वायलेट हो जाएगा। वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। आपका राइट है भाई म्यूजिक सुनने का, तो आप बड़ी जोर से स्पीकर लगाओगे तो नॉइस पोल्यूशन होगा, दूसरे का राइट वायलेट हो जाएगा, ये चीज़ गलत होगी। राइट आर कोरिलेटिव विद ड्यूटीज, बोलता है इनका बैलेंस बने रहेगा। राइट और ड्यूटीज क्या है? एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, तभी गाड़ी चलेगी, ठीक है। तो सिंपल सा कंसेप्ट था। तो यही डीपीएसपी पे क्वेश्चन आए थे, आपने देखा उसने सेम कंसेप्ट को कैसे घुमा घुमा के पूछा, ठीक है। अब इतने क्वेश्चन जिस बंदे ने 16 क्वेश्चन करके गया होगा पिछले 40 साल में, जो 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है,
जो बंदा ये करके जाएगा नेक्स्ट टाइम उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नेक्स्ट टाइम जो भी क्वेश्चन आएगा ज़्यादा चांसेस क्या होंगे उसका सही होने का। एक बंदा ऐसे जा रहा है, एक एक इसको प्रैक्टिस करके जा रहा है, तो दोनों में डिफरेंस होगा। अब हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन फंडामेंटल ड्यूटीज़ के हैं, ठीक है। क्लास थोड़ी लंबी होगी, कोई बात नहीं, 3 ही क्वेश्चन है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के। फंडामेंटल ड्यूटी कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है? 11। क्या जस्टिसेबल है? नहीं है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या क्वेश्चन है, इसमें बड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं। अब पूछेगा इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, ठीक है। पहली स्टेटमेंट है टू प्रिजर्व रिच heritage of our composite culture, of our composite culture. Second है to protect weaker section from social injustice. Third है to develop the scientific temperament and spirit of inquiry. Fourth है to strive toward excellence in all spheres of individual and collective एक्टिविटी। कौन से इसमें होगी फंडामेंटल ड्यूटीज? विदाउट ऑप्शन आपका आंसर आ जाना चाहिए था। फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, बी सिर्फ सेकंड ओनली, सी फर्स्ट 3 and 4 ओनली, डी फर्स्ट सेकंड 3 and 4 सारे। क्या आंसर है इसका? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन कौन सा? सारे बताओ। सी ऑप्शन 2012 का क्वेश्चन, ठीक है। टू प्रिजर्व रिच हेरिटेज, ये फंडामेंटल ड्यूटीज है भाई, ये पढ़ा हमने। टू प्रोटेक्ट वीकर सेक्शन फ्रॉम सोशल इंजस्टिस, सोशल वर्ड आ गया तो क्या होगी ये डीपीएसपी, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है, ये भी सही हो जाएगा। ये गलत हो गया, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी ही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड नहीं होगा, बाकी वाले होंगे। तो फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड स्टेटमेंट दी गई हैं, 2 स्टेटमेंट फिर से देखो। फर्स्ट स्टेटमेंट है a legislative process has been provided to enforce these duties. They are correlative to legal duties, मतलब लीगल ड्यूटी से मैच करते हैं। ए ऑप्शन 1 ओनली, बी ऑप्शन 2, सी बोथ, डी। बताओ क्या आंसर होगा? 2017 का क्वेश्चन है। क्या दे एनफोर्सेबल हैं, जस्टिसेबल हैं? दे आर क्या रहा एनफोर्सेबल, एनफोर्सेबल होगी तो फिर तो जस्टिसेबल होगी, गलत है। कोरिलेटिव लीगल ड्यूटी, अगर कोई चीज़ लीगल ड्यूटी होगी तो उसको क्या करना पड़ेगा?
मानना ही पड़ेगा, इन्फोर्स करनी पड़ेगी। तो दोनों बातें वही हैं, ठीक है। तो आंसर नन होगा, ठीक है। अब इस पे लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोलता है। सेम वही कंसेप्ट है, ड्यूटीज को आपको याद करना है क्या जे, नॉन जस्टिसेबल, पार्ट 4A में दी गई है, ठीक है। बारह कौन से की क्या है, यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से बारह की गई, 42nd अमेंडमेंट से ऐड की गई है, स्वर्ण सिंह कमेटी है, ठीक है। बस यही तो 3-4 चीजें इससे रिलेटेड। लास्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन इससे रिलेटेड बोलता है टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी, यूनिटी and integrity of India is a provision made in the, इसके अंडर प्रोविजन है, ये पार्ट बोलेगा प्रेमबल, बी पार्ट है डीपीएसपी, सी पार्ट में बोल रहा है फंडामेंटल राइट में ऐसा प्रोविजन है, डी पार्ट में फंडामेंटल ड्यूटीज। अब बताओ क्या आंसर होगा। यूपीएससी 2015 का क्वेश्चन है। टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी प्रोविजन किसके अंडर दिया गया है? अब ये क्वेश्चन हो गया कंफ्यूजिंग, ठीक है। ऐसे ही वो चेक करता है यूपीएससी, देखो ऐसे फंसा देती। अब आपने तीनों वर्ड कहाँ पे पढ़े, प्रेमबल में पढ़े होंगे, तो आप आंसर क्या लगाओगे, प्रेमबल। सबका गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। प्रेमबल क्या है, नहीं होगा। मोस्टली बचा उसने जानबूझ के पहला ऑप्शन रखा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर आपने फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ी होंगी तो उसी की जैसे सिमिलर लगती हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रेमबल के साथ कभी सिमिलर लगती हैं, कभी डीपीएसपी के साथ सिमिलर लगती हैं। तो इसका आंसर होता क्या है, फंडामेंटल। तभी बोला मैंने आपको सीक्वेंस में उनको याद करना है, एग्जैक्ट स्टेटमेंट, वरना बंदा पढ़ेगा, पढ़ने के अलावा भी गलत कर देगा, तो क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। कल हम नेक्स्ट सेशन होगा, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।